कम वजीहत जेल रही थी कि 10 साल का एक मामला फिर से पार्टी पर दाग लगाने के लिए सामने आ गया है। जी हां, अभी तक जनादेश, लेकिन अब कोर्ट की तरफ से एक समन कांग्रेस पार्टी को और भी परेशान करेगा। जिक्र 2005 में कोल ब्लॉक आवंटन घोटाले से जुड़ा है, जिसमें पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को आरोपी बनाया गया है और उनके नाम से समन भी जारी हुआ है। एक पावर पैक्ड पैनल हमारे साथ आज इस बहस में शामिल होगा, जिसमें खुद प्रशांत भूषण, जिन्होंने ये PIL दाखिल किया था, वो हमारे साथ होंगे। मीनाक्षी लेखी, सांसद भारतीय जनता पार्टी की, हमारे साथ जुड़ेंगी। कांग्रेस पार्टी की तरफ से अखिलेश प्रताप सिंह हमारे साथ जुड़ेंगे। अंशुमन तिवारी हमारे साथ इंडिया टुडे हिंदी के संपादक यहां पर स्टूडियो में मौजूद होंगे। लेकिन उससे पहले आपको दिखा देते हैं ये रिपोर्ट। मौजूदा वक्त में एक तो कांग्रेस पहले ही देश की राजनीति के रसातल में चली गई है, ऊपर से अब आरोपों की एक नई कालिख ने उसके दामन को और दागदार बना दिया है। इस बार किरदार सोनिया या राहुल नहीं, बल्कि पूर्व कांग्रेसी प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह है। दिल्ली में एक विशेष अदालत ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को कोयला घोटाले के एक मामले में न सिर्फ आरोपी बनाया है, बल्कि आरोपी के तौर पर समन भी जारी किया है। मनमोहन सिंह को 8 अप्रैल को विशेष अदालत में पेश होना है। मामला 2005 का है और ओडिशा के तालाबीरा के 2 कोयला ब्लॉक आवंटन से जुड़ा है। कोर्ट के फैसले और समन जारी करने के बाद पहले से ही बैकफुट पर खड़ी कांग्रेस में खलबली मच गई है। हालांकि इस मामले से जुड़ी न्यायिक प्रक्रिया का ये पहला पायदान है, लेकिन पूर्व PM मनमोहन सिंह ने कहा है कि सच जरूर सामने आएगा। Well, I respect the judicial process in our country, and I hope in any fair trial I will be able to establish my total innocence. I have stated before the CBI my position, and I have also, as Prime Minister, issued a statement justifying what we did. 2005 के कोयला खदान आवंटन मामले में मनमोहन सिंह के अलावा 5 दूसरे लोगों को भी आरोपी बनाया गया है और उन्हें भी समन जारी किया गया है। हम आपको बता दें कि 2005 में कोयला मंत्रालय भी तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के ही अधीन था। विशेष अदालत ने मनमोहन सिंह के खिलाफ IPC की धारा 120B यानी आपराधिक साजिश रचने और धारा 409 यानी सरकारी कर्मचारी पर विश्वासघात करने के तहत आरोप तय किए हैं और भ्रष्टाचार रोकथाम कानून के प्रावधान के तहत समन जारी किया है। कांग्रेस के सामने अब दिक्कत ये है कि पार्टी पहले से ही जनता के बीच भरोसे, विश्वास और लोकप्रियता की सबसे निचली सीढ़ी पर खड़ी है। ऊपर से अब मनमोहन का मामला कहीं नाम और साख और खराब न कर दे। वैसे कांग्रेस को कोर्ट के इस आदेश में खोट नजर आ रहा है, तो दूसरी पार्टियां कह रही हैं अदालत से ऊपर कोई नहीं। हम भारतीय जनता पार्टी की कड़े शब्दों में भर्त्सना करते हैं कि वो एक चलती हुई न्यायिक प्रक्रिया में झूठे इल्जामात लगाकर पूरे मामले को धूमिल करने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि कानून अपना काम करता है और ये जो इंक्वायरी के विषय, इसका राजनीतिकरण करना नहीं चाहिए। जो भी इंडिपेंडेंट, इम्पार्शियल, फेयरली एजेंसी को काम करना है उसको करने दो। देश का प्रधानमंत्री हो या देश का कोई मंत्री भी हो, नरसिंह राव साहब को भी बुलाया था कोर्ट ने लखूभाई पाठक वाले केस में। कानून सबसे ऊपर होता है। नहीं, मैं तो कह रहा हूँ कि अदालत को अपना काम करना चाहिए और अगर कोई ये समझता है कि अदालत के सामने जाने से उनकी तौहीन होती है, अगर प्रधानमंत्री जी सोचते हैं कि वो पाक साफ है, कांग्रेस कहती है अगर पाक साफ है, तो पूरे मामले का इन्वेस्टिगेशन हो जाने दीजिए, अदालत पर यकीन रखिए। ये पहला मामला नहीं है जब किसी कांग्रेसी प्रधानमंत्री को आरोपी बनाया गया हो। मनमोहन सिंह से पहले बोफोर्स तोप सौदा मामले में राजीव गांधी और 1995 सांसद घूस कांड मामले में PV नरसिंह राव को भी आरोपी बनाया गया था। पिछले कई दिनों से संसद में सरकार को घेरने वाली कांग्रेस अब बैकफुट पर है और जिन मनमोहन सिंह की ईमानदारी की कसीदे कांग्रेस पढ़ा करती थी, वो अब कटघरे में है। ताजा मामले के बाद कांग्रेस ने कहा है कि जीत सच्चाई की होगी। मुमकिन है हो भी जाए, लेकिन उस प्रक्रिया तक कांग्रेस के लिए अपना चेहरा बचाना यकीनन मुश्किल होता जाएगा।
दिल्ली से मंजीत नेगी और बालकृष्ण के साथ आज तक ब्यूरो। सीधे रुक करते हैं। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रशांत भूषण जी हमारे साथ जुड़ गए हैं और सबसे पहले मैं आप ही के पास आना चाहती हूं क्योंकि पीआईएल के जरिए जो कोशिशें आपने की कि ये पूरा सच कम से कम कोयला घोटाले का जो है वो देश के सामने आए। सीबीआई ने कह दिया था एक वक्त पर कि सबूत नहीं है हमारे पास पूरे मामले को आगे ले जाने के लिए। वहां से सुप्रीम कोर्ट का एक तरह से जो आया निर्देश, जो उन्होंने एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन की बात की, सुप्रीम कोर्ट ने एक स्पेशल जज भी इसके लिए अपॉइंट किया और सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड इन्वेस्टिगेशन हुआ। और कैसे अब इस मकाम तक हम पहुंचे हैं कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को समन भेजा गया है। कौन से मुख्य बिंदु रहे प्रशांत जी आपको लगता है जिसकी वजह से यह मुमकिन हो पाया है? देखिए, इसमें अहमियत ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को अपनी निगरानी में मॉनिटरिंग के लिए रखा। उन्होंने बोला कि हम ये देखेंगे कि इसकी पूरी जांच सीबीआई करती है और हर मामले की जांच करती है। और इसके लिए उन्होंने 2-3 काम किए। एक तो ये बोला कि जो क्लोजर रिपोर्ट फाइल होती है या जो मामले बंद किए जाते हैं वो पहले सेंट्रल विजिलेंस कमीशन भी देखे। जी। उसके बाद उन्होंने एक स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर की नियुक्ति करी जो कि बहुत अच्छे इंडिपेंडेंट आदमी हैं कि वो भी इसको देखेंगे। और फिर एक स्पेशल जज की नियुक्ति करी जो कि बहुत इंडिपेंडेंट और स्ट्रांग जज दिखते हैं। जी। और इसकी वजह से जब सीबीआई ने ये बोला कि कोई सबूत नहीं है तो फिर स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने उनसे उनकी बात नहीं मानी सीबीआई की। और उसके बाद फिर जब स्पेशल जज के सामने गया तो उन्होंने भी बोला कि हाँ, अभी तक इन्वेस्टिगेशन पूरा नहीं किया गया है और आप इन मामलों की भी जांच करके हमको रिपोर्ट दीजिए। फिर जब फिर से रिपोर्ट आई उसके बाद फिर स्पेशल जज ने ये माना कि हाँ, इसमें केस बनता है मनमोहन सिंह जी के खिलाफ भी और वो कोयला सेक्रेटरी जो थे उनके खिलाफ भी और कुमारमंगलम बिरला के खिलाफ भी। और ये इस देश के बहुत सौभाग्य की बात है कि अब बड़े बड़े लोगों को भी चार्जशीट किया जा रहा है। ये दूसरी बात है कि सिर्फ चार्जशीट पर ये नहीं मान लेना चाहिए कि ये लोग गिल्टी हैं या इनके खिलाफ प्रूव हो गया है। अब ट्रायल होगा और ट्रायल में ये देखा जाएगा। इसमें जो चार्ज लगाया गया है वो क्रिमिनल मिसकॉन्डक्ट का है मेनली। देखिए, आमतौर पर यह माना जाता है कि जब तक आपने खुद घूस ना ली हो तब तक आपके खिलाफ भ्रष्टाचार का चार्ज नहीं लग सकता। लेकिन प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में एक धारा है, धारा 13, जो कि क्रिमिनल मिसकॉन्डक्ट के बारे में बात करती है। उसमें घूस लेना जरूरी नहीं होता। उसमें यह होता है कि अगर आप पब्लिक सर्वेंट हैं और आपने बिना किसी जनहित के किसी निजी कंपनी को फायदा पहुंचा दिया है या फिर अपने पावर्स का मिसयूज करके उसको फायदा पहुंचा दिया है तो उसको भी क्रिमिनल मिसकॉन्डक्ट माना जाता है, जिसको कि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में एक ऑफेंस माना गया है। ठीक है, मैं लौटूंगी क्योंकि अभी भी कई सवाल मेरे जहन में है, लेकिन उससे पहले एक बार अखिलेश प्रताप, मीनाक्षी लेखी जी भी सांसद भारतीय जनता पार्टी की हमारे साथ जुड़ गई है। मीनाक्षी जी, आपके पास आने से पहले एक बार जरा अखिलेश जी से इस पर जवाब ले लें, क्योंकि अखिलेश जी, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के खिलाफ जब यह मामला जा रहा है तो आपकी पार्टी की तरफ से यही कहा गया है कि अभी तक उनके खिलाफ स्पेसिफिकली कुछ भी नहीं मिला है और इससे पहले सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट भी दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू कर दिया था। लेकिन ये बात जो प्रशांत भूषण जी कह रहे हैं, उनका कहना है कि पीएमओ की तरफ से बार बार कोल एलोकेशन के लिए एक अर्जेंसी क्रिएट की जा रही थी। बार बार कहा जा रहा था कि जल्दी से इसे कीजिए। ये सीधे उनके दरवाजे तक, उनके चौखट तक पहुंचता है। अंजना, सबसे पहली बात तो यह है कि माननीय मोदी जी की हुकूमत हो या किसी की हुकूमत हो, मनमोहन सिंह जी की ईमानदारी पे कोई अगर प्रश्न चिन्ह लगाता है तो ये घोर आश्चर्यजनक चीज होगी और ये अदालत इस चीज को स्थापित भी करेगा। आप देख लीजिएगा, कांग्रेस पार्टी अदालत की हर प्रक्रिया का सम्मान करती है। दूसरे दलों या दूसरे पार्टियों की तरफ से नहीं कि अगर अदालत ने कुछ कहा तो उससे अदालत से टकराने की कोशिश करते हैं। और जो आपने अभी एक शब्द दोहराया कि प्रशांत जी कह रहे हैं कि जल्दीबाजी का, कोई जल्दीबाजी का नहीं था। सारे पब्लिक डोमेन में है कि किसी दिन वो एप्लीकेशंस गई बिल पीएमओ में, किसी दिन सेक्रेटरी के पास आई, किसी दिन
स्टेट के चीफ मिनिस्टर ने उड़ीसा के चिट्ठी लिखी, किस दिन उसकी मीटिंग हुई, किस दिन वो पीएमओ में पहुंची और किस दिन उसकी डेट क्या है, अगर आप समय तो मैं बता भी सकता हूं। तो ये कह देना कि एजेंसी 15 दिन बाद पीएमओ से वो फाइल आई थी वापस, जो कोर्ट मिनिस्ट्री ने रिकमेंड करके भेजी थी। अगर अर्जेंसी होती तो 24 घंटे में वापस आती। तो ये कह देना कि अर्जेंसी थी, सिर्फ इस अर्जेंसी के नाते लगता है भाई अखिलेश जी सीबीआई ने और लोगों ने उन्हें आरोपी बनाकर क्यों कोर्ट बुला रहा है? जब कोई सरकारी वकील यह कहेगा कि यह प्रकरण है, और तो अदालत क्या कहेगा? सीबीआई कार्य नहीं है, सरकारी वकील कह रहा है, अदालत कहेगा ठीक है भाई आप उनकी भी सुन लेते हैं। तो इसमें कौन सी बात गलत? मीनाक्षी लेखी जी ठीक है, मैं वही कह रहा हूं कि मनमोहन सिंह जी की ईमानदारी पे अगर कोई शंका करता है तो ये तो आश्चर्यजनक चीज ही होगी। और मैं फिर कह रहा हूं कि अदालत मनमोहन सिंह जी की ईमानदारी को दुनिया जिस तरह से लोहा मानती है, अदालत भी एक दिन साबित करेगी। ठीक है, सिर्फ मीनाक्षी लेखी जी सरकारी पक्ष ये कह रहा है, सरकारी पक्ष ये कह रहा है कि इसमें मुकदमा बनता है, ये पॉइंट है, तो अदालत जरूर उस पर जवाब सीख करती है, उसी का अनुरूप अदालत ने ये जवाब मांगा है। मीनाक्षी जी ये कहना है कांग्रेस पार्टी का कि आप मिस्टर क्लीन की ईमानदारी पर शक ना करें और ये साबित हो जाएगा। लोअर कोर्ट्स की तरफ से इस तरह के डिसीजंस आते हैं जो ओवरटर्न हो जाते हैं हायर कोर्ट्स में। देखिए, पहली बात तो यह है कि मैं शायद अखिलेश जी की जगह होती तो वकालत में ट्रेनिंग होने के कारण मैं वो बयान भी नहीं देती। मैं ये कहती कि हमारा मानना है, तो ये कांग्रेस पार्टी का मानना है कि वो इस तरीके के किसी घोटाले में शामिल नहीं है, लेकिन शायद पूरे देश का मानना है कि 1,86,000 करोड़ का अनुमान जो कहा गया था कंट्रोलर एडिटर जनरल द्वारा, वो भी शायद कम था, क्योंकि 32 खनन से संबंधित जो खदानें थी उनकी नीलामी से देश को 2.6 लाख करोड़ का लाभ पहुंचा है। तो अगर 2 लाख करोड़ रुपया देश के हिस्से आया है तो 1,86,000 भी कहीं ना कहीं कम था। और जाहिर तौर पर ये किसी व्यक्ति की निगरानी में हो रहा था, उसकी निगरानी में जिसके पास कोल मंत्रालय का पदभार भी उस समय था, और वो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे। अब मनमोहन सिंह जी ईमानदार है कि बेईमान है, कि उन्होंने पैसा लिया या किसी के कहने पे किया या कहीं और पैसा पहुंचा या किसने क्या किया, ये कचहरी के सामने का मसला है और इसको डिटेल में कचहरी ही जो है देख सकती है। मैं ना तो इस केस में वकील हूं और ना ही मेरे को इसमें सीधे तौर पर मालूम है, जानकारी है कि क्या इसमें उनके खिलाफ गवाहियां हैं, क्या सामान निकलेगा, उनकी इन्वेस्टिगेशन में क्या आएगा, क्या ये जो समनिंग है इसके बाद वो कोई बयान देंगे या क्या होगा, या दोबारा री इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर इसमें किए जाने वाले हैं। ये सब की जानकारी मेरे पास नहीं है, लेकिन ये जरूर कहूंगी अखिलेश जी से कि ईमानदारी का सर्टिफिकेट हम नहीं दे सकते। ईमानदारी का सर्टिफिकेट जो है वो कचहरी ही दे सकती है, और कहीं ना कहीं शक जो है उस व्यक्ति पर जाता है जिसकी निगरानी में इस तरीके के काम हुए, जो इस मंत्रालय का पदभार सीधे तौर पर संभाल रहा था, और जो 32 खदानों के नीलामी से पैसा देश के सामने आया है। तो लगता है कि कहीं इससे भी अधिक भारी रकम थी जिसकी हेराफेरी हुई है। ठीक है, मैं आऊंगी अंशुमान जी आपके पास भी, लेकिन उससे पहले प्रशांत जी जल्दी से ब्रेक पर जाने से पहले एक छोटा सा रिएक्शन मैं आपसे चाह रही थी। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के दरवाजे तक कौन ऐसे संगीन आरोप जाते हैं जो शायद उनकी छवि को वाकई दागदार कर सकते हैं? ये देखिए, इसमें घूस लेने का आरोप नहीं लगाया गया है। क्रिमिनल मिसकंडक्ट में ये कहा गया है कि आपने अपनी ऑफिशियल पोजीशन का दुरुपयोग किया, और वो शायद इस आधार पर किया गया है कि इसमें स्क्रीनिंग कमेटी ने किसी और ये शायद पब्लिक सेक्टर के लिए ये ब्लॉक रिजर्व था तालाबीरा, और स्क्रीनिंग कमेटी ने कोई पब्लिक सेक्टर कंपनी को शायद रेकमेंड किया था, लेकिन उसके बाद शायद ये नवीन पटनायक ने चिट्ठी लिखी और बिरला साहब इन लोगों से मिले, प्रधानमंत्री और कोल सेक्रेटरी से, और उसके बाद फिर ये प्रधानमंत्री ने स्क्रीनिंग कमेटी के उसको पलट दिया। तो इसमें आरोप ये है कि आपने एक बहुत बड़ी संपत्ति, सरकारी संपत्ति, किसी
कंपनी को दे दी जिसमें कि कोई जनहित इन्वॉल्व नहीं था और अंजना, मैं इसको जो थोड़ा कि क्लियर आपके ऑफिस का अब्यूज माना जाता है, ये आरोप लगाया गया है। ठीक है। दूसरी बात मैं ये बता जी, मुझे ब्रेक पर मजबूरन प्रशांत जी जाना पड़ रहा है। मैं लौटूंगी फौरन ब्रेक के बाद आपके पास, और फिर अखिलेश जी आप भी उसका जवाब दे सकते हैं। अंशुमन जी से भी सवाल करेंगे। लेकिन कैग ने जो एस्टिमेट एक वक्त पर दिया था वो यही कि शायद जो घाटा हो रहा है देश को वो 1,86 करोड़ का है। लेकिन इन्हीं कोल ब्लॉक्स के, और उनमें से सभी तो अभी ऑक्शन भी नहीं हुए हैं, जितने ऑक्शन हुए हैं उसी से 2 लाख से भी ज्यादा करोड़ का फायदा हो चुका है। तो ये साफ बताता है कि कहीं ना कहीं शायद उस वक्त के सीएजी विनोद राय ने भी जो कहा था, एक तरह से उनकी बातों का भी विंडिकेशन होता है। एक ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, लेकिन यहीं से चल